हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमान। आज स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। ये हमारे दो टाइप के होते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सेकंड हमारा होता है होमोजीनियस होमो होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन। देखिए, सिस्टम हमारे पास दो तरह के होते हैं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोनों होते क्या है। सबसे पहले होमोजीनियस की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास एक सिस्टम होता है A1 x प्लस बी B1 y C1 z, ठीक है, इक्वल्स 0। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक और ले लेता हूँ, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 z इक्वल 0। A3 x प्लस B3 y प्लस C3 z इक्वल्स 0। तो देखिए, ये हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है। ये हमारे पास एक सिस्टम है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास तीन इसमें वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, और इसके कोफिशिएंट है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इस इक्वेशन में देखें, हमारे पास इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, कोई भी हमारी टर्म कांस्टेंट नहीं होगी होमोजीनियस सिस्टम में। देखिए, यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, बट इसमें कोई भी हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो ये हो गई हमारी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, इसमें हमारी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होगी। कैसे, A1 x प्लस B1 y प्लस C1 z इक्वल्स D1, ठीक है। A2 x प्लस B2 y प्लस C2 z इक्वल्स D2। A3 x प्लस B3 y प्लस C3 z इक्वल्स D3। तो देखिए, इस सिस्टम में और इस सिस्टम में डिफरेंस क्या है, इसमें हमारा कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं है इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे D1 D2 D3 हमारे कांस्टेंट आ गए हैं। तो नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म होगी। और होमोजीनियस में क्या होगा, इसमें हमारे कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं होगी। तो अगर हम बात करें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बना सकते हैं। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले A1, फिर B1 C1, फिर A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कैसे किया हमने, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की पहले मैट्रिक्स बनाई। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की हमने बनाई, फिर सेकंड इक्वेशन की बनाई, फिर थर्ड इक्वेशन की बनाई। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ऐसे ही हमने तीनों बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है बीच में। क्या करते हैं, लिखते हैं अपने वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड, और इक्वल्स टू करके लिखते हैं हम अपने कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, D1 D2 D3, ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं A1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल के जो हमारे कोफिशिएंट हो गए उनकी मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर हम वेरिएबल्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इज इक्वल्स टू करके हम अपनी कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमारी मैट्रिक्स, इसे मैं A बोल सकता हूँ, A। फिर क्या है, इसको मैं x बोल सकता हूँ, मल्टीप्लाई x इक्वल्स कांस्टेंट टर्म, यानी मैं b बोल देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से का हमारा लिखा गया है कुछ।
अब इसमें एक चीज और है, हमें चेक करना है कि डिपेंडेंस है या लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं लीनियर डिपेंडेंट की, ठीक है, और एक होता है हमारा लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट कब होगा? सबसे पहले हमें ये जो मैट्रिक्स हमारी कोफिशिएंट की है, इसमें हमें क्या करना है, इसकी रैंक फाइंड करनी है, या फिर हम एक और कह सकते हैं, इसको हमने ए कहा है, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इक्वल्स ए इंटू बी इक्वल्स, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। एक मिनट, देखिए लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट को देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी। वो कैसे देखेंगे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो देखी जाएगी ए रेशो बी करके, ठीक है, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। ए और बी, बी क्या है यहाँ पे, ये वाली, और ए क्या है यहाँ पे, ये वाली। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, वो देखते हैं। एक सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं, ये वाली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब हमारे बीच में लगा है रेशो, तो सबके आगे ऐसे रेशो लगाएंगे, ठीक है। फिर बी, बी क्या है हमारा D1 D2, यहाँ पे लिखेंगे D1 D2 D3, ठीक है। अब हमें ये, इसको मैं पूरे को बोल सकता हूँ सी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने से पहले हमको इसकी रैंक कैलकुलेट करनी होगी। इसकी रैंक कैसे निकालेंगे, पहले मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ उसके बारे में। सबसे पहला इसमें भी हमें डायगोनल देखना है, डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट ये है, अगर ये वन नहीं है तो इसको वन बनाएंगे। डायगोनल हमारा ये हो गया सी तक, यहाँ पे ये हमारा डायगोनल हो गया, यहाँ पे डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम इसकी रैंक देखेंगे। अब यहाँ पे दो चीज की रैंक देखनी है हमें, ए की रैंक और सी की रैंक, ए की और सी की रैंक देखनी है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं ए की रैंक यहाँ से भी देख सकता हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब हम सी की रैंक निकालेंगे, इस पूरे की रैंक निकालेंगे, तो हमारी देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए है। तो यहाँ पे जब हम इस पूरे की रैंक निकालेंगे, तो ये हमारी ए की भी रैंक निकल जाएगी। जब हम इसका डायगोनल बनाएंगे, ये जीरो करेंगे, तो हम इसकी भी रैंक इसी में से ही देख सकते हैं, ये भी हमारे यहाँ से ही पता लग जाएगा। और हम यहाँ पे सी की रैंक भी, पूरे की रैंक भी यहाँ से ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों की रैंक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी रैंक, रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ सी, या फिर हम कहेंगे रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ सी के। देखिए ए, इस मैट्रिक्स की रैंक यहाँ से यहाँ तक की, ये जो था ए, इसकी रैंक इस पूरे की रैंक के अगर बराबर है, इस पूरे की रैंक बराबर है, तो वो लीनियर, सॉरी वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, वो सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ये वाली, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स की रैंक अगर हमारी पूरी मैट्रिक्स जो है बनी हमारी सी, जिसको हमने कहा, उसके अगर बराबर है, तो वो हमारी कंसिस्टेंट होगी। और अगर ये इसके बराबर नहीं है, ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी, अगर ए की रैंक इस पूरे की रैंक के बराबर नहीं आती है, तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बन सकते हैं यहाँ पे, ए की और इस पूरे की यानी सी की, ए की और सी की रैंक इक्वल्स आ सकती है या तो नहीं आ सकती। अगर ये इक्वल आती है तो हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। और अगर इक्वल नहीं आती है, तो ये कैसा सिस्टम है हमारा, इनकंसिस्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे जब इनकंसिस्टेंट होगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, देयर इज नो सॉल्यूशन,
ठीक है। तो अगर हमारी रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ सी आती है, तो इस केस में हमारा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और उसके साथ नो सॉल्यूशन भी होगा, यानी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बात करें अगर इक्वल आती है, तो हमने क्या कहा, अगर इक्वल्स हमारी आती है तो ये हमारा कंसिस्टेंट होगा। अगर हमारा इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट होगा। अब इसमें भी केस बन सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स होगा रैंक ऑफ सी के, और इन दोनों की रैंक, सपोज इसकी रैंक 3 आई है, ए की रैंक 3 आई है, और इस पूरे की सी की रैंक भी 3 आई है, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी इक्वल्स है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, 3 है। लेकिन अगर एन के बराबर भी है, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, यानी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर है। सपोज रैंक ऑफ ए की रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए 3 आई है, रैंक ऑफ सी भी 3 आई है, और वो बराबर है एन नंबर ऑफ अननोन, यानी इसमें नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 है। अगर वे भी सेम है, यानी रैंक के ये भी बराबर है, जितने वेरिएबल हमें सिस्टम में दिए गए हैं, सपोज वे यहाँ पे एक्स और वाई होता और रैंक हमारी 3 3 आती है, तो ये इक्वल नहीं होता। तो हमें बात क्या है कि यहाँ पे रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी अगर इक्वल है और वो बराबर है नंबर ऑफ अननोन के, यानी एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स दिए हैं उनके नंबर्स के बराबर है, ठीक है, तो इस केस में होगा ये सिस्टम हमारा होगा क्या, विद यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये केस होता है तो हमारा सिस्टम क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक दूसरा केस यहाँ पे बन सकता है, रैंक ऑफ ए अगर बराबर है रैंक ऑफ सी के, और वो छोटी है नंबर ऑफ अननोन से, यानी यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे ए की रैंक हमारी 2 आई है और सी की रैंक भी 2 आई है, तो ये तो इक्वल्स हो गए, बट हमारे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 है, तो ये छोटा हो गया इससे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे होगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये केस हमारे बनते हैं। सबसे पहला क्या, अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी वो इनकंसिस्टेंट होगा। और अगर इक्वल है तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। इक्वल होने के बाद भी हमारे पास दो कंडीशन बनेगी, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी के बराबर होगा और वो बराबर होगा नंबर ऑफ अननोन के, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर ये कंडीशन बनती है कि ए और सी की रैंक इक्वल्स है और वो छोटी है नंबर ऑफ अननोन से, तो इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके हम क्वेश्चन करेंगे तब ये और बेटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, जो हमने अभी वो बनाया था, कंसिस्टेंसी एलिमेंट्स बनाए थे यहाँ पे रेशो लगा करके, उसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। जो हमने ये लिखा था A1 A2, यहाँ पे B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 रेशो D1 D2 D3। तो देखिए, ये वाला जो हम बनाते हैं, ये वाली फॉर्म, ये वाली मैट्रिक्स, इसी को हम बोलते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही बताना था। और देखिए यहाँ पे हम सब में बात क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो ये कौन सा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स द सिमुलेशन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। गिवन सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे, सबसे पहले मैं बताया,
जितने वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट के एक मैट्रिक्स बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन में तीनों वेरिएबल के कोफिशिएंट रो 1 एक्स का, वाई का, जेड, ठीक है। रो 2 में एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 2, जेड का 3, एक्स का 1, 4, 9, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखते हैं हम, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, और इक्वल्स टू करके हम अपने लिखे हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है, 3 4 6, ठीक है। अब इसका बनाएंगे हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे। मैट्रिक्स ए हमारी ये है, ये हमारी बी मैट्रिक्स, ये बी हो गया। तो ए को लिखेंगे 1 1 1 1 2 3 1 4 9, फिर रेशो लगाएंगे। फिर हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 3 4 6, ठीक है। अब देखिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब इसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे। रैंक कैलकुलेट करने में हम देखेंगे अपना डायगोनल। डायगोनल हमारा ये हो गया 1 to 9, इसके नीचे के एलिमेंट 0 बनाएंगे। अब देखिए डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, हमारे पास 1 है तो इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो हम तीन 1 1 और 4 को 0 बनाएंगे। 1 को कैसे 0 बनाएंगे, रो 2 को मैं लिखूंगा रो 2 माइनस रो 1, तो ये 0 हो जाएगा। रो 3 का 1 को कैसे 0 करेंगे, रो 3 में मैं चेंजिंग करूंगा, रो 3 माइनस रो 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 1 1 1 रेशो 3, 2 में क्या करें, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, और 4 माइनस 3 1। 3 माइनस 1 कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 1 8, रेशो 6 माइनस 3 3, ठीक है। अब देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया है। अब इसको 0 बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, रो 3 को मैं लिखूंगा रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1, रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई से माइनस, तो कितना आएगा यहाँ से 1 1 3 0 1 2 1 0। अब देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 0। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। हम क्या कर रहे हैं, R3 - 3 इंटू R1, यहाँ पे 3 हो गया, 8 माइनस 3 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5, रेशो यहाँ पे कितना 3 3 जा 9, 3 माइनस 9 माइनस 6, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए डायगोनल बन गया, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए। अब इसकी देखेंगे नंबर ऑफ रो, इसकी देखेंगे रैंक। ये हमारे पास क्या बना, ये है हमारा सी, ठीक है। सी क्या है, ए रेशो बी, सी आ गया। अब इस सी की रैंक देखेंगे, सी की रैंक कितनी है यहाँ से, अगर मैं बात करूँ ए की, ए कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा ए है, ठीक है। ए की रैंक कितनी है, ये नंबर ऑफ अननोन, इसको अभी हाइड कर दे, अगर मैं यहाँ पे इसको हाइड कर दूं तो ये ए है हमारा। इसकी अगर मैं रैंक बताऊं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें 3, तो रैंक ऑफ ए कितनी है यहाँ पे, रैंक ऑफ ए 3, ठीक है। सी की रैंक की अगर मैं बात करूँ तो सी की रैंक कितनी आई है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है इसमें भी, तो रैंक ऑफ सी कितनी है, वो भी 3। अब देखिए कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, रैंक ऑफ ए इक्वल्स आई है रैंक ऑफ बी के, ठीक है, दोनों 3 है। अब देखिए सिस्टम में अनोन कितने हैं, एक्स वाई जेड 3 अनोन है, ठीक है। तो एन कितनी है 3, तो देखिए रैंक ऑफ ए भी 3, रैंक ऑफ सी भी 3, यहाँ पे रैंक ऑफ सी भी हमारे 3, और वो बराबर किसके है, नंबर ऑफ अननोन के। तो हमारी कंडीशन क्या कहती थी, अगर रैंक ए और रैंक सी इक्वल है और वो बराबर है नंबर ऑफ अननोन के, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ये दोनों बराबर है तो ये कंसिस्ट भी है। कंसिस्टेंट पहला क्या है, दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट है, जब भी हमने यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो ये था हमारा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है सोल्व, सोल्व भी करना है, यानी एक्स और वाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। एक्स वाई जेड की कहा है सोल्व विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। तो हमने रैंक तो कैलकुलेट कर दी विद यूनिक सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स बनी, ये इसको अब हम सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे।
सी को सिस्टम की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे ये किसका कोफिशिएंट था, एक्स का, तो यहाँ पे कितना है 1, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स। वाई कितना है प्लस 1 है, तो यानी वाई प्लस जेड का कोफिशिएंट 1 है, तो जेड इक्वल्स कितना है, ये हमारा यहाँ पे लिखा था, तो इक्वल्स कितना है 3। सेकंड क्या है, y है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है, y प्लस जेड इक्वल्स कितना 1। अब देखिए x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 0 है, तो खाली z का कोफिशिएंट है 5, तो 5z इक्वल्स कितना है -6। तो यहाँ से कितनी इक्वेशन बनी, 4, इक्वेशन 4, 5, 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 इक्वेशन से अगर मैं देखो 5z इक्वल्स -6, z इक्वल्स कितना आ गया -6/5। ठीक है, ये वाली z की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा y -6/5 इक्वल्स 1। ठीक है, 5y -6 इक्वल्स 5। ठीक है, और ये 5y इक्वल्स 5 प्लस 6, तो कितना लिख सकता हूँ मैं 11। y इक्वल्स कितना आ गया 11/5। तो x z की और y की आ गई, इसमें पुट करेंगे तो x की आ जाएगी। तो देखिए x प्लस y कितना है 11/5, z कितना है -6/5। ठीक है, अब देखिए इक्वल्स कितना है 3, x प्लस एलसीएम लेंगे, 11 में से 6 गए कितने 5, 5 आ गया इक्वल्स 3, तो कितना आ गया 1, x प्लस 1 इक्वल्स 3। ठीक है, तो कितना हुआ x इक्वल्स 3 - 1 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 11/5, z की वैल्यू कितनी आ गई -6/5। तो ये हमारा सॉल्यूशन भी हो गया। तो क्वेश्चन में कहा यही था सोल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी हमने सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक की कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सबसे पहले वो चेक किया, कैसे, रैंक निकाली, रैंक हमारी ए और सी की रैंक इक्वल आई, यानी कंसिस्टेंट है। सी की रैंक ए और सी की रैंक इक्वल्स है नंबर ऑफ अननोन की, तो यानी हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। फिर हमने क्या किया, जो हमारी सी मैट्रिक्स बनी उसको सिस्टम फॉर्म में कन्वर्ट किया, उससे हमने वैल्यू कैलकुलेट की, तो एक्स वाई जेड की हमारी वैल्यू आ गई। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ऐसे हम अपनी रैंक फाइंड करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए। फिर एंड देन उसके हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।